एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो अभी तक आप लोग इस बुक में पढ़ चुके हो कि हमें जब आज़ादी मिली तो हमने पार्टीशन को फेस करा, देन वी फेस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, और उसके बाद में हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कराया, इलेक्शन कराए और 5 ईयर प्लान्स लगाए। आज आप इस चैप्टर में जानोगे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इंटरनल पॉलिटिक्स तो हमारी चल ही रही थी, इंटरनल इश्यूज तो चल ही रहे थे, बट एक्सटर्नल यानी कि बाकी वर्ल्ड के साथ में हमारा क्या रिलेशनशिप रहा जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद। और क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें एक बहुत ही ट्राइंग टाइम्स में मिली थी, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी, चैलेंजिंग टाइम में मिली थी, तो उस चीज़ का हमारी फॉरेन पॉलिसी पे क्या इफेक्ट पड़ा दैट यू विल नो। क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो क्या है, फॉरेन पॉलिसी मतलब कि आपकी जो कंट्री है उसका बाकी वर्ल्ड के साथ में कैसा रिलेशनशिप्स रहेंगे, दिस इज सिंपली द फॉरेन पॉलिसी। हम इसमें देखते हैं कि हमने क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, कैसे हम अपने लिंक्स रखेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ में, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो सोवियत यूनियन था तब, अब रशिया हो गया और बाकी सब, चाइना है, पाकिस्तान है, हम कैसे उनसे डील करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर के अंदर। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय में जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा था। सबसे पहले इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था। तो इंडिया जब एक इंडिपेंडेंट नेशन बना तो सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये एक चैलेंजिंग टाइम था वो। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों था भाई, पूरे वर्ल्ड में चैलेंजिंग टाइम किस बात से था? तो 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था और उसके बाद से पूरी की पूरी दुनिया जो है रिकंस्ट्रक्शन के दौर में चली गई थी। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ कि गाइस जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें बहुत नुकसान हुआ था लाइफ का, प्रॉपर्टी का। यूरोप तो पूरा तहस नहस ही हो चुका था। आपने यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन में पढ़ा था कि कैसे अमेरिका तक ने यूरोप को इतना सारा लोन दिया था जिससे वो अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर पाए, तो वो चीज़ चल रही थी। दूसरा, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो ऐसा नहीं था कि बस खाली हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, देयर वर अदर नेशंस ऑल्सो जिन्हें कॉलोनियलिज्म से आज़ादी मिली थी, कुछ वॉर्स भी हुए थे, ठीक है। एंड तीसरा, क्योंकि जो है एक और वॉर हो चुका था तो इस वजह से आप ये वो समय था जब कंट्रीज जो है एक ऐसा डिसीजन लेना चाह रही थी कि एक नई हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दे जो आगे वर्ल्ड वॉर 3 ना होने दे, जो इस तरीके का इतना डेंजरस वॉर दोबारा ना होने दे। तो ये वो टाइम था जब हमें इंडिपेंडेंस मिली कि पूरा जो वर्ल्ड था वो यूएन बनाने के लिए सोच रहा था। यूएन के बारे में हम बुक 1 में पढ़ के आए ना, तो ये वो चल रहा था हमारे आसपास के वर्ल्ड के अंदर। तो आसपास में भी काफ़ी एक चैलेंजिंग सा टाइम था और कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, वो तो चलो आगे अभी बताऊंगी ही। अगर हम इंडिया के अपने कंट्री के अंदर की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो है डिस्प्यूट्स चल रहे थे, ठीक है। पार्टीशन रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ी। पॉवर्टी बहुत बड़ा हमारे लिए एक डिस्प्यूट था कि हमें पॉवर्टी हटानी थी, बहुत गरीबी थी उस समय कंट्री के अंदर। एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी हमें बहुत सारे मिले थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर। जैसे ही ब्रिटिशर गए हमारा पार्टीशन करा गए तो जो हमारा पड़ोसी बना पाकिस्तान, उससे हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए। बाउंड्रीज का जो मैटर था वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के टाइम पे सही से नहीं था, तो आगे चल के हमारा चाइना से भी डिस्प्यूट हुआ। तो ब्रिटिशर्स की वजह से हमें लेगेसी में बहुत सारे डिस्प्यूट्स मिले, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी जब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने का टाइम आया, एक्सटर्नल रिलेशन बनाने का टाइम आया, और उसको हमने कैसे ओवरकम करा। तो सबसे पहले जब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई तो हमने फॉरेन पॉलिसी में 2 चीज़ें सबसे ऊपर मेन पे रख दी थी। वो थी कि हम हमेशा जो है बाकी कंट्रीज़ की और अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है? खुद को रूल करने की पावर। जब ब्रिटिशर्स हमारे पे राज करे थे वी आर नॉट सॉवरेन। अगर एक कंट्री के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के पास या एक कंट्री की जनता के पास खुद को रूल करने की पावर नहीं है, कोई बाहरी देश आके उन्हें रूल कर रहा है, तो मतलब वो सॉवरेन नहीं है। तो ये हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहा कि भाई अगर हम अपने फॉरेन पॉलिसी का हमारा सबसे पहला जो मीन्स होगा वो यही होगा कि हम सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे सभी नेशन की। अपनी तो हमें बरकरार रखनी है, बाकियों की भी। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हम दूसरे जगह पे जाके उसको कब्जा लें या उनकी सॉवरेनिटी उनसे छीन लें, ये हम नहीं करने वाले हैं। और दूसरा, अचीविंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रू पीस रैदर देन द अग्रेशन, कि हम नेशनल की सिक्योरिटी जो है ना, हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो कोशिश करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो कि पीसफुली हो जाए, कि कोई भी हम वॉर में जो है इंडल्ज ना हो। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पीसफुली, जो भी मैटर सेटल होते हो उन्हें हम पीसफुली सेटल करेंगे। ये सब चीज़ें हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और स्टेट पॉलिसी है उसमें भी एनश्राइंड है, ठीक है। तो डीपीएसपी, ये रहा आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर लगा रखी है डीपीएसपी की। तो आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन है। एंड इसमें कौन सा वाला आपको दे रखा है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि कैसे हम बीइंग अ कंट्री जो है
इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने वाले हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बताओ, तो हमारा अगर हम DPSP इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो हमारे लिखा हुआ है दैट हमारी गवर्नमेंट को क्या क्या करना है। सबसे पहले प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमारा पहला एजेंडा है। दूसरा, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, सभी नेशंस के साथ में अच्छे रिलेशन बरकरार रखो। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉज बनते हैं उनको रिस्पेक्ट करो, ट्रीटीज़ को ऑब्लिगेट करो, ठीक है। एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, यानी कि वॉर पे नहीं जाना है। कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो तो उसको बातचीत से, डिप्लोमेसी से जो है नेगोशिएशंस करके जितना हो सके उसे डील करना है। ये DPSP पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें रीड करा दिया है। अब जब हमें जैसे कि अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है ना, सिर्फ हमारी कंट्री को नहीं, किसी भी कंट्री को, तो उसे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं और फॉरेन फैक्टर्स या आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। जैसे एक इंसान का जो बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके आसपास का माहौल कैसा है और उसके घर का माहौल कैसा है। वैसे ही एक कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, उसके घर में क्या चल रहा है और आसपास में क्या चल रहा है ये देखते हुए। तो जितनी भी ये डेवलपिंग कंट्रीज थी, यानी कि जिन्हें आज़ादी मिली और जो अब इस समय पे अपने आप को डेवलप करने की सोच रहे थे, तो वो जो है वो फॉरेन पॉलिसी जब अपनी बनाते थे या पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में देखो तो उनका इतना से नहीं हो रहा। जैसे हमारी कंट्री की बात नहीं करें, हम ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको आज़ादी मिली, वो अपनी पॉलिटिक्स शेप कर रही थी, या वो मानो कि वो जो कंट्रीज़ डेवलपिंग है जिन पर बहुत पैसा नहीं था, तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना ज़्यादा दबदबा नहीं रख पा रही थी। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारे काम थे खुद से करने के लिए, अपनी इकोनॉमी संभालना, अपने यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाना। तो इस वजह से, और वो पावरफुल कंट्रीज़ थी, जैसे USA हो गया, बाकी कंट्रीज़, वो तो पावरफुल कंट्री है, उनका तो सब सेटल था। तो कई बार जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा अपना से नहीं रख पा रही थी, बिकॉज उनको अभी और बाकी गोल्स थे उनके पास पर डील करने के लिए। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़, जो इन पावरफुल कंट्रीज़ पर रिलाइड रहती थी, उनके ऊपर जो है डिपेंडेंट रहती थी एड के लिए, मतलब पैसों के लिए। जैसे आप अभी आगे पढ़ने वाले हो कि जब हमारे यहाँ पे सोवियत यूनियन और जो है हमारा USA का कैंप सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो जो भी इनके गैंग्स में जाते थे ना, मैं आपको बता रखा है, हम लैंग्वेज यूज़ करते कि इनके गैंग बने हुए थे, एक वॉर्सो पैक्ट और एक नेटो हो गया। तो जो इनके जो है गैंग्स में शामिल होते थे, तो वो जो है जब शामिल होते थे तो इनको भी बहुत फ़ायदा मिलता था, जो लोग इनका साथ देते थे। अगर कोई अमेरिका की साइड चला गया तो फिर अमेरिका उसको पैसों से भी मदद करेगा। कोई अगर उसके ऊपर कोई हमला कर दे तो जाके सोचता था अमेरिका की, चलो ठीक है भाई, ये तो मेरा पार्टनर है, मैं इसकी मदद करता हूँ जाके, ठीक है। तो बहुत सारे एड्स मिलते थे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है इन दोनों के साथ में जाने में या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ में जाने में, तो इसलिए वो उनके साथ हो जाती थी। अब जब तुम उनके चमचे बनी गए हो तो कैसे उनके खिलाफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बोल दोगे। तो ये सीन चल रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना ही उनके पास इतनी रिसोर्सेज थी कि वो बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाए, अपनी कंट्री का ही हाल सुधार रहे थे। और दूसरा, आधे से ज़्यादा तो उनकी फ्रेंड बन गई थी, तो उनके खिलाफ क्या ही बोलने वाली थी। ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। मेनी डेवलपिंग कंट्रीज रिलाई ऑन मोर पावरफुल नेशन फॉर इकोनॉमिक एड और सिक्योरिटी विच कैन अफेक्ट देयर फॉरेन पॉलिसी। और फिर अगर तुम एक कंट्री, जैसे कहते हैं ना, तुम किसी का जो है किसी से उधार मांग लो तो तुम्हें अजीब लगेगा यार उसके सामना करने पे, ठीक है, या उसके खिलाफ जाने पे। कुछ वो गलत कह रहा है तो तुम चुप रहो, यार छोड़ो, इससे क्या जवाब दें, अभी जिससे इसका उधार चुका देंगे ना फिर बात करते हैं, ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसा ही था कि अब ये जितनी भी कंट्रीज़ थी डेवलपिंग कंट्रीज़, आधी से ज़्यादा तो USA और ये इन सबके अंडर में हो गई थी कि वो इन्हें इतनी मदद की, तो ये कभी इनके खिलाफ नहीं बोल पाती थी। और फिर ये इनकी फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत इफेक्ट करते थे। जैसे USA और USA के गैंग के जितने मेंबर्स हैं ना, तो वो चुप नहीं बैठेगा। जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगी तो कहेगा ये मेरा दुश्मन है, इनसे तुम डील मत करना, ये मेरा दुश्मन है, इससे तुम डील मत करना। तो वो चाह के भी, अगर वो चाहे तो फ्रेंडली रिलेशन रखना उन्हें किसी और कंट्री के साथ, तो वो नहीं रख सकते थे। जैसे USA कहता था उन्हें वो करना होगा, जैसे सोवियत यूनियन कहता था उन्हें वो करना होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा सिस्टम चल रहा था वर्ल्ड के अंदर कि जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इन लोगों के गैंग्स में पार्टिसिपेट करा, इनके अलायंसेस में पार्टिसिपेट करा, अच्छी लैंग्वेज में बोले हम तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को सोवियत यूनियन और USA ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा, ठीक है, कि तुम इस हिसाब से चलो, तुम इस हिसाब से चलो। और वरना फॉरेन पॉलिसी बनाने का जिम्मा किसका होना चाहिए? कंट्री का, खुद का। कंट्री की अपनी मर्जी है, मेरे इस पड़ोसी से अच्छे रिलेशन रखने हैं, इसने नहीं मेरे पे हमला करा था तो ठीक है, इनसे हम मिनिमम रिलेशन रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे। बट जब अगर तुम इनके गैंग में चले गए, इनके अलायंस में, तो तुम्हें इनकी मर्जी मानेगी। तुम चाह कर भी दूसरों से फ्रेंड रिलेशन नहीं रख सकते जो इनके दुश्मन होंगे। तो दिस वॉज द एंटायर सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। अब सबसे बड़ी चीज़ जो चल रही थी जब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करनी थी, वो थी
यही कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर में क्या था, एक तरफ था यूएसए सुपर पावर, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। यूएसए कहता था कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी लेकर मेरे पास आ जाओ, मेरे अलायंस में शामिल हो जाओ, और सोवियत यूनियन कहता था कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल इकॉनमी वगैरह ये सब करना है मुझे, तुम मेरे गैंग में शामिल हो जाओ। ये टसल चल रही थी पूरे कोल्ड वॉर के दौरान, और इसी समय में हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी लगानी थी। तो जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने बैठे तो हमारे पे भी बहुत प्रेशर आया, अमेरिका से भी और यूएसएसआर से भी, कि कौन से हम अलायंस को ज्वाइन करें, क्या करें क्या ना करें। तो चलो जानते हैं हमने क्या जो है अपना सॉल्यूशन निकाला था। तो ये एक बार रीड कर लेते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर क्या हुआ हमारे ऊपर और पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो कोल्ड वॉर से क्या हुआ, पूरा का पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में यानी कि डिवाइड हो चुका था, दो सेक्शंस के अंदर। एक था यूनाइटेड स्टेट्स का और एक था ईस्टर्न ब्लॉक जो चलता था सोवियत यूनियन से। ठीक है जी। अब मैनी डेवलपिंग नेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II अलाइन देयर फॉरेन पॉलिसीज विद कंट्रीज दैट प्रोवाइडेड देम फाइनेंशियल और मिलिट्री एड्स। ठीक है, कि मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, जैसी उन्हें आज़ादी मिली तो वो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी किसके मुताबिक बनाई, जो उनका बड़ा वाला गैंग मास्टर था। अगर वो यूएसए की तरफ गए थे तो वो यूएसए के हिसाब की कहने पे अपनी पॉलिसीज बनाते थे, अगर वो सोवियत यूनियन की तरफ गए थे तो उसके हिसाब से बनाते थे। बट हमारी कंट्री की बात करो, इंडिया की, तो हमने ऐसा नहीं करा। कभी कभी तुम सोचते होगे ना, हम किसके गैंग के मेंबर बने अलायंस के, हम वॉर्सो में गए या हम नेटो में गए, तो हम किसी में नहीं गए थे। हमने कहा भैया हमें नहीं करनी है चमचागिरी, हमसे नहीं हो पाएगा ये कि हम जो है एक से लड़ेंगे दूसरे से नहीं लड़ेंगे, तुम्हारा दुश्मन है वो तो हम भी अपना नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमने फॉलो करा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब कि हम अलाइन नहीं करेंगे इन दोनों अलायंस के साथ में। हम एक पहले फर्स्ट वर्ल्ड होता था यूएसए वाला, नेटो वाला फर्स्ट वर्ल्ड होता था, सेकेंड वर्ल्ड होता था ईस्टर्न वर्ल्ड सोवियत यूनियन वाला और वॉर्सो वाला। हमने बनाया थर्ड वर्ल्ड। सिर्फ हमने नहीं, देयर वर मेनी अदर लीडर्स ऑल्सो, जवाहरलाल नेहरू जी एंड देयर वर मेनी सिग्निफिकेंट लीडर्स मोर। उन्होंने मिलकर इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जो है स्टार्ट करा। बाकी कंट्रीज़ ने आगे चल के इसे ज्वाइन करा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने बहुत तगड़ा जो है कोल्ड वॉर को सेटल करने में इफेक्ट डाला था, कि हमने कहा ना ही हम यूएसएसआर के साथ जा रहे हैं ना ही हम यूएसए के साथ जा रहे हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाने वाले हैं, हमें ऐसे गैंग्स में शामिल नहीं होना है। तो इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ NAM विच अलाउड नेशंस टू अवॉइड अलाइनिंग विद ईदर ऑफ द टू सुपर पावर ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो हमने क्या कहा, ना ही हम जा रहे भैया यूएसए की साइड ना ही सोवियत यूनियन की साइड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NAM एम्ड फॉर इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो हमने ये इसलिए ही करा था कि हम NAM का हिस्सा इसलिए बने, हम इन दोनों के गैंग्स का हिस्सा इसलिए बने क्योंकि हमें पता था अगर हम इनका हिस्सा बन जाते हैं तो जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी लिखेंगे तो ये हमें गाइड करेंगे कि आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे बिहेव करना है। एंड अभी हम ब्रिटिशर्स से तो आज़ाद अभी इतनी मुश्किल से हुए थे, ठीक है, तो अब हमें किसी और फॉरेन कंट्री के अधीन जाके नहीं जो है अपनी पॉलिसीज़ को बनाना था, चाहे वो मिनिमल से रखते, चाहे इतना ज़्यादा भी वो नहीं कहते। बट हमने कहा नहीं, अब हमें सॉवरेन रहना है, हमारी मर्जी, हम जो करना चाहे अपनी कंट्री का जैसा रिलेशन रखना चाहे, हमें किसी और की नहीं सुननी थी। तो ना ही हमने यूएसए का गैंग ज्वाइन करा, ना ही हमने यूएसएसआर का जो है कोल्ड वॉर वाला जो है अपना नेटो ज्वाइन करा। एंड फिर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से बनाई। ठीक है, तो इंडिया डिड नॉट ज्वाइन ईदर वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, इंडिया एम टू मेंटेन अ पीसफुल फॉरेन पॉलिसी अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फोकस्ड ऑन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो हमने कोई फॉरेन पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही थी उनमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करी। एंड हमने जो है अपनी इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से बनानी है। ठीक है, हमारा टॉपिक आता है नाउ वी विल सी नेहरू जी का रोल। अब जैसे मैंने आपको बोला कि नॉन अलाइनमेंट बनाने में नेहरू जी का काफ़ी रोल था, तो नाउ वी विल सी कि क्या रोल था नेहरू जी का। ठीक है, तो नेहरू जी के टाइम पे इंडिया जो था, अगर हम बात करें तो उस समय में हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई। ठीक है, एंड इसमें हमने फोकस करा कि हम जो है दोनों ही कैंप्स जो है कोल्ड वॉर के उसको हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट नेहरू जी इज रोल इन डिटेल। तो अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो वो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री तो बने ही थे, बट साथ ही के साथ में जो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी नेहरू जी बन जाते हैं फ्रॉम 1946 टू 64 तक। तो नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे। यानी कि आप मानो कि बाहर की कंट्री से कैसे डीलिंग रखनी है। करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वो समय पे अपने जो है
फॉरेन मिनिस्टर भी थे कि बाहर के देशों से कैसे डील करना है वो मैं खुद ही देखूंगा। तो ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो और प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है। तो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी का की ऑब्जेक्टिव क्या होते थे? 3 होते थे कि सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ध्यान रखना है कि कोई हमारे बॉर्डर्स पे आके कब्जा ना कर ले, कोई हमारे पे जो है हमारी टेरिटरी हमसे ना कब्जा ले, और दूसरा जो है अपने बॉर्डर्स को सेव करके रखना, एंड लास्ट था हमारा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ये 3 नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट था, ठीक है। अब उन्होंने नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी को एम करा। नेहरू जी ने ये बनाया कि हम ना ही जो है कोल्ड वॉर की किसी भी ब्लॉक में जाने वाले हैं, तो हम अपना एक ऑल्टरनेटिव वे बनाएंगे जिसको हम कहेंगे नॉन अलाइनमेंट। तो नेहरू जी ने एम करा कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का साथ देंगे। हम नॉन अलाइनमेंट पे मैंने एक पिक्चर लगाई है, एक बार इसे समझो। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था? जैसे आप नाम पढ़ सकते हो, अब्देल नासिर, जोसेफ ब्रूस टिटो, तो यूगोस्लाविया, इजिप्ट, ऐसे ऐसे नेशंस के जो लीडर्स थे, ये 5 लीडर्स 6 लीडर्स का आप नाम पढ़िए, ये सब लीडर्स से मिलकर जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर क्या करा, जो है इंडोनेशिया का एक शहर है जिसको हम क्या कहते हैं, बंदुंग में जाके जो है एक असेंबली बुलाई थी, एक मीटिंग हुई थी और भी काफ़ी कंट्रीज आई थी वहाँ पे, और वहाँ बैठ के डिस्कशंस हुए थे कि कैसे हम लोगों को कोल्ड वॉर के पॉलिटिक्स से दूर रहना है और कैसे अभी भी जो कंट्री जिनमें कॉलोनियलिज्म चल रहा है उन्हें भी छुटकारा दिलवाने के लिए हम भी प्रेशर डालेंगे कि नहीं, अब कॉलोनियलिज्म एंड हो जाना चाहिए। तो ये मीटिंग हुई थी एंड इसी के दौरान जो है नैम फाइनली इस्टेब्लिश हो गया था, एंड दीज आर द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नैम इस्टेब्लिश हुआ कि ना ही हम कोल्ड वॉर के एक अलायंस यूएसएसआर वाले का पार्ट बनेंगे, ना ही हम नेटो वाले का पार्ट बनेंगे, यूएसए वाले का। हम अपना नैम बना रहे हैं, ये जो भी चाहे वो नैम को आके ऐड कर सकता है, नैम में आके जो है हिस्सा बन सकता है अगर वो दोनों ही अलायंसेस के साथ नहीं जाना चाहता, ठीक है। नैम ने फिर आगे जो है अपनी फर्स्ट समिट करी थी, वो कहाँ करी थी? वो बेलग्राडे में करी थी, ठीक है। यूगोस्लाविया का एक शहर था वो, बेलग्राडे में हुई थी वो, ठीक है। तो ये जिस तरीके से और नैम हमारा इस्टेब्लिश हो गया। अब जब हमने नैम लगाया था तो हमारी कंट्री में कुछ लीडर्स थे जो चाहते थे कि नहीं, कुछ और अल्टरनेटिव भी हम कर सकते थे, जैसे कि आपको बता रखा है डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो सपोर्ट करते थे क्लोजर टाइज विद यूएस ब्लॉक, सीइंग इट एज अ प्रो डेमोक्रेसी। वो कहते थे कि नहीं, हमें यूएसए के जो है ब्लॉक के उससे थोड़ा क्लोज रहना चाहिए क्योंकि यूएसए डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, एंड वो हमारा कोर था फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ओनली, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि भारतीय जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी, वो भी प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को जो है सपोर्ट करती थी ड्यू टू देयर ऑपोजिशन टू कम्युनिज्म। तो ये दोनों पार्टीज भी कहती थी कि हाँ, हमें यूएसए के जो है हित में रहना चाहिए क्योंकि जो है हम कम्युनिज्म को अपोज करते थे, ऑब्वियसली हम डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करते थे। तो इसलिए ये कुछ ऑल्टरनेटिव व्यूज़ थे, बट स्टिल हमने नैम को ही फॉलो करा था। तो व्हाट वी फॉलोड वो इज़ नोन एज द डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। ना ही हम ये अमेरिका की तरफ गए, ना ही हम यूएसएसआर की तरफ गए। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस फोकस्ड ऑन पीस एंड स्टेइंग न्यूट्रल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो हमारा 1947 में आज़ादी मिली हमें, तो जो हमारी तब की फॉरेन पॉलिसी मिली तो उसमें हमने पहले लिखा कि हमें न्यूट्रल रहना है, हमें किसी की तरफ ऐसा नहीं होना है कि हम उसकी तरफ ज़्यादा झुक रहे होंगे, और ना ही हमें किसी का मेंबर बनना है। While the US and Soviet Union formed military alliances, India chose non-alignment, not joining the either side, ठीक है। अब इस समय में हमने एम करा कि हम अपने इकोनॉमी को डेवलप करेंगे थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑल्सो। अब इस समय पे हम क्या कर रहे थे, जब हमें आज़ादी मिली हम इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं करा रहे थे। जैसे हमने चाइना का पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर कि चाइना ने भी काफ़ी समय तक इम्पोर्ट्स नहीं कराए थे और इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया था कि भाई अब आप बाहर से मंगाते रहोगे तो अपनी कंट्री में खुद क्या बनाओगे। तो हमने इंडस्ट्रीज़ खुद की कंट्री में लगाई और बाहर से चीज़ें मंगवानी बंद करी और अपनी कंट्रीज़ को उन्हें खुद बनाया। इससे क्या हुआ, हमारे बाहर के देशों के साथ ट्रेड लिंक भी और ज़्यादा कम हो गया। एंड यूएसए कई बार हमारे से ना गुस्सा हो जाता था, हमारे से खुश नहीं रहता था क्योंकि हमारे सोवियत यूनियन से ना 1950 से काफ़ी क्लोज टाई हो गए थे। हमने प्लानिंग सिस्टम भी लगाया अपने 5 ईयर प्लान वाला, वो भी सोवियत मॉडल का था। तो काफ़ी चीज़ें हम सोवियत यूनियन के स्टाइल की कॉपी कर रहे थे, तो यूएसए हमारे से गुस्सा हो जाया करता था। दो इंडिया स्टेट न्यूट्रल, बट हम न्यूट्रल रहते थे, हम कभी किसी की साइड नहीं लेते थे। इट वॉज एन ऑलवेज कंसिस्टेंट, बट हाँ कभी कभी हमारे ऐसा बिहेवियर होता था कि लगता था कि हमने साइड ली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इंडिया ने प्रोटेस्ट करा था ब्रिटिश अटैक ऑन इजिप्ट को इन 1956। जब ब्रिटिशर ने अटैक करा इजिप्ट के ऊपर तो हमने बहुत कहा कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, बट जब यही काम सोवियत यूनियन ने हंगरी में करा था तो हम चुप रहे थे। तो ये हमारा कहा जाता था कि ये तो पार्शियलिटी कर रहा है इंडिया। जब इन्होंने करा नेटो वालों ने, ब्रिटिशर नेटो का मेंबर था ना, यूएसए वाले तरफ का था, तब तो तुम बोले थे, अब क्यों नहीं बोले जब सोवियत यूनियन के। तो कहीं ना कहीं हमारा एक थोड़ा बैलेंसिंग रहता था सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा, तो उस पर हमारे पे फिर क्वेश्चंस हो जाया करते थे। इवन विद चैलेंजेस इंडिया मेंटेन एन इंडिपेंडेंट अप्रोच, बट जो लोग कहते रहे हमने इंडिपेंडेंट अप्रोच बनाई अपनी, और हमने दोनों ही जो है
उनको ज्वाइन नहीं करा था अलायंसेस को। अब तुम सोच रहे हो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसने क्या किया था पार्टीशन के बाद में, तो भाई पाकिस्तान ने तो यूएस लेड मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। इससे हमारे रीजन में टेंशन मरी थी कि यूएस हमें कहता था पाकिस्तान करे तो तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हमारे अलायंस को, ऐसा ऐसा कहा जाता था। आगे जब बांग्लादेश वॉर के बारे में आप पढ़ोगे तो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएसए का अलायंस के वो मेंबर बन चुका था। ठीक है जी, चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एफ्रो एशियन यूनिटी। एफ्रो मतलब अफ्रीका की, एशिया मतलब एशिया की। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो नेहरू बिलीव्ड इंडिया शुड हैव अ बिगर रोल इन ग्लोबल एशियन अफेयर्स बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड पोटेंशियल। तो नेहरू जी कहते थे क्योंकि अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट को देखोगे तो हमारी जो कंट्री है साइज भी काफ़ी अच्छा हमारी कंट्री का, और हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा से होना चाहिए एशियन पॉलिटिक्स में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में। हमें बढ़ चढ़कर बोलना चाहिए जहाँ तक मतलब हमारा रोल होना चाहिए। ठीक है, 1947 के मार्च के अंदर नेहरू हेल्ड एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट हमारी नेहरू जी ने एक कॉन्फ्रेंस चलाई थी, कौन सी, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, तब तो हमें आज़ादी भी नहीं मिलती, उससे पहले ही। ही ऑल्सो सपोर्टेड इंडोनेशियाज फ्रीडम फ्रॉम डच, और वो ये भी कहते हैं कि इंडोनेशिया को डच क्या थे, डच वालों ने कॉलोनी बना रखी थी ना इनको, ये इंडोनेशिया को, तो हमने कहा नहीं आप आज़ाद करो इनको, जैसे हम तो आज़ादी के लिए अपनी लड़े थे, हम इनके लिए भी कहते थे। एंड इंडिया अपोज रेसिज्म, हम रेसिज्म को भी बहुत अपोज करते थे जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था अपार्थाइड का। तो हमारी ना काफ़ी टाइज और लिंक्स अफ्रीका और एशिया के नेशंस के साथ अच्छे हो रहे थे। जैसे हम इंडोनेशिया हमारा फ्रेंड हो रहा था, साउथ अफ्रीका हमारा फ्रेंड, कि हम उनको सपोर्ट करते थे क्योंकि हमें नहीं चाहिए था कि कहीं भी कॉलोनियलिज्म रहे। तो फाइनली अब आपको नाम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ। तो फाइनली बंदुंग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में। ये इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो स्टेप था टुवर्ड्स जो है बाकी देशों के साथ में फ्रेंडशिप का। फाइनली हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अडॉप्ट करा विच नेहरू को फाउंडेड। ठीक है, द फर्स्ट नैम की समिट हुई थी बेलग्राडे में 1961। तो तुम्हें नैम के ऊपर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली इतना एग्जाम में आएगा नहीं तुम्हें लग रहा है, बट गाइस कई बार पूछ लिया जाता है। तो अगर नैम पे क्वेश्चन आए तो आप फाउंडिंग मेंबर्स बता के पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख देना, जैसे मैंने आपको नोट्स में दिखाया। ओके चलो, अब आता है हमारा अगला टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे हमारा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो फाइनली अब आप समझ चुके हो कि जब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करी तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, कितना प्रेशर आ रहा था सोवियत यूनियन और कोल्ड वॉर की जो है हमारी पॉलिटिक्स की वजह से और यूएसए की वजह से, और कैसे हमने अपने आप को उससे बचा लिया। ना ही हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो है सोवियत यूनियन की सुनी, ना ही यूएसए की सुनी, हमने अपना रास्ता खुद बनाया। ठीक है, तो अब जब हम अपना रास्ता खुद बना के चल रहे थे तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना से, फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान से, दोनों आप पढ़ने वाले हो। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल, यहीं से आपके चैप्टर का कोर एरिया बनता है। तो आप पढ़ते हैं अपना टॉपिक पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना। ओके, सो मैंने बहुत प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं इसके, ये आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे। ओके, तो अभी आप फोकस करो कॉन्सेप्ट को समझने पे। तो जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है चाइना के साथ में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो एक पीसफुल नोट पे स्टार्ट हुआ था। एंड इनफैक्ट हमारे जो कंट्री है इंडिया, वो पहली कंट्री थी जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज करा था इन जो है, अगर आप बात करो आफ्टर इट्स रेवोल्यूशन इन 1949। नेहरू जी जो है सपोर्ट करते थे, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते थे चाइना के साथ में, क्योंकि उन्हें लगता था दैट चाइना वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ जो है आप कह सकते हो एक इमर्जिंग कंट्री है। कि वैसे तो सुपर पावर्स हमें दिख रही थी, यूएसए है और सोवियत यूनियन है और बाकी ये सारे कॉलोनियलिज्म जो इंपीरियलिज्म चला रहे थे, तो थे ही सुपर पावर्स टाइप के बहुत पावरफुल कंट्रीज। तो इन्हें लगता था नेहरू जी को कि चाइना और हम मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इन बड़ी बड़ी पावर्स से जो है कुछ अलग इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, सम लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वरीड अबाउट पोटेंशियल चाइनीज एग्रेशन एट दैट टाइम ऑल्सो। अब यहीं पे आपको आपकी बुक बता रखा है, बट नेहरू जी तो थोड़ा मतलब चाइना के साथ सपोर्टिव रहते थे, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उनको बार बार जो है ना वो करते थे कि आप ध्यान रखिए, उनको लगता था कि चाइना आगे चल के हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम जो हमारा चाइना की तरफ से बॉर्डर था ना, मतलब कि जो चाइनीज़ बॉर्डर नहीं, मतलब कि जो हमारा बॉर्डर था जो चाइना की तरफ से मिल रहा था, वो सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स से गार्ड हो रखा था एंड नॉट द आर्मी। ठीक है, अब क्या होता है,
29 अप्रैल को 1954 को नेहरू जी और जो आप कह सकते हो प्रीमियर कहते हैं, जो चाइना के प्रीमियर थे जिनका नाम था ज़ोहू एनलाई, वो मिलते हैं एंड वो एक टाइप का एग्रीमेंट साइन करते हैं ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, कि हम साथ में पीसफुली जो है रहेंगे। और इस एग्रीमेंट का नाम था पंचशील एग्रीमेंट। पंच मतलब होता है पांच और शीलता मतलब क्या मानो पीसफुल टाइप का। तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जिनका आप कह सकते हो पंचशील एग्रीमेंट हमने साइन करा था। तो काफ़ी अच्छे फ्रेंडली नोट पे हमारी और आप कह सकते हो चाइना की जो है फ्रेंडशिप अच्छी शुरू हुई थी। ठीक है, लोग कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, इस तरीके की हमारी फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट हुई थी। लीडर फ्रॉम बोथ कंट्रीज विजिटेड ईच अदर एंड रिसीव्ड वार्म पब्लिक रिसेप्शंस। दोनों ही कंट्री से लीडर्स जो है एक दूसरे के साथ काफ़ी पॉजिटिवली उस समय पे मिला करते थे। अच्छे हमारे रिलेशन थे चाइना के साथ में। ठीक है, ये तिब्बत। ठीक है, तिब्बत के बारे में आप पढ़ोगे कि तिब्बत में क्या हुआ था और उसका इंडिया और चाइना के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा था। चलो अगर हम बात करें तिब्बत की, तो द तिबेटियन प्लेटू हैज़ हिस्टोरिकली कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिव क्लेम्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब चाइना जो है टुक ओवर कर लेता है तिब्बत को 1950 के अंदर। ठीक है, वैसे ही तिब्बत की पॉपुलेशन चाइना के ओपोजिशन करती चाइना के खिलाफ कि वो उनको बहुत डोमिनेट कर रहे थे। 1950 में जाके ये तिब्बत को जो है टुक ओवर कर लेते हैं। उस समय पे हमने कहा कि ऐसा नहीं कीजिए, हमने इंडिपेंडेंस के तिब्बत के लिए बोला, बट जो है उस समय पे कोई सेटलमेंट नहीं होता है। फिर 1954 में आप देख रहे हो कि हमने तिब्बत जो है आप कहो कि हमने चाइना के साथ में पंचशील एग्रीमेंट साइन करा। अब देखो हमारी तो फॉरेन पॉलिसी में लिखा है ना कि हम दूसरे नेशंस की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। अब चाइना ने तिब्बत को जाके कब्जा लिया तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट वॉज अ वेरी आप कह सकते हो कि ये अच्छा चीज़ नहीं की थी चाइना ने। अब उस समय पे फिर हम क्यों पंचशील एग्रीमेंट साइन कर रहे थे चाइना के साथ में, जब चाइना ने ऐसा जो है कदम उठाया था। तो व्हेन पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1954, इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत इन अ क्लॉज रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो हमने चाइना को जो क्लेम था कि जो है वो तिब्बत के ऊपर टुक ओवर कर रहा है उसको कंसीड कर लिया था, बट इस उस पे कि चलो चाइना की जो है तिब्बत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगा, चाइना जो है उनकी जो टेरिटरी है उसको रिस्पेक्ट करेगा, उनको ऑटोनॉमी भी देगा। इस बेसिस पे हमने जो है पंचशील एग्रीमेंट को जो है साइन करा था उस समय पे चाइना के साथ में। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। फिर क्या होता है, दलाई लामा की विजिट होती है 1956 में। दलाई लामा जी इंडिया आते हैं और वो तब नेहरू जी को बताते हैं कि कितनी डिस्ट्रॉयटिंग सिचुएशंस हो रही हैं तिब्बत के अंदर, कैसे चाइना जो है उनको जो है सप्रेस कर रहा है। और जब हम चाइना से बात करते थे तो चाइना कहता था हाँ हम ऑटोनॉमी देंगे, और चाइना हमेशा कहता रहता था कि वो तिब्बत को ऑटोनॉमी यानी कि पावर देगा, बट ऐसा कुछ भी करता नहीं था। अब जब तिब्बत के लोगों को इतना सप्रेस कर रहा था चाइना, तो एक आर्म्ड अपराइजिंग होती है अगेंस्ट चाइनीज़ ऑक्यूपेशन अकर्ड इन 1958। तो 1958 में तिब्बत के लोग जो है चाइना के खिलाफ एक आर्म्ड अपराइजिंग करते हैं एंड इसको चाइना की फोर्सेस जल्दी से सप्रेस कर देती है, उन्हें रोक देती हैं। अब 1950s और 60s के अंदर सेवरल इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टी ने सपोर्ट करा था तिब्बत का कॉज फॉर इंडिपेंडेंस। तो हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि चाइना ने ऐसे तिब्बत को जो है उस पर कब्जा कर लिया है। तो हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स एंड जो है नेशनल लीडर्स कहते थे चाइना को कि आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, फिर 1959 के अंदर दलाई लामा जी जो हैं वो इंडिया आते हैं फॉर सीकिंग असाइलम। ठीक है, क्योंकि वहाँ तिब्बत में उनके लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो वो इंडिया आते हैं फॉर सीकिंग असाइलम कि वो इंडिया में रहेंगे एंड जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है, हमारा जो इंडिया है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर सीकिंग असाइलम वो इंडिया आते हैं विद चाइना प्रोटेस्टेड अगेंस्ट। अब जब दलाई लामा जी इंडिया आते हैं तो चाइना गुस्सा हो जाता है। चाइना कहता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम जो है उनको अपनी कंट्री के अंदर क्यों रख रहे हैं, हम उन्हें असाइलम क्यों दे रहे हैं। मैनी तिबेटियंस फॉलोड हिम। दलाई लामा जी के साथ और भी बहुत सारे तिबेटियंस आते हैं एंड वो सब आके रेफ्यूजी सेटलमेंट अपनी बना लेते हैं, स्पेशली धर्मशाला में। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, आपके जो है बुक में दिखा रखा है कि कैसे दलाई लामा जी अपने सारे फॉलोअर्स के साथ जो है इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं और हमारे को कहते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अब जो चाइना है वो तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन बना देता है, बट उसके बावजूद तिब्बत के लोग अपोज करते हैं कि जो है चाइना हमारे कल्चर को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, हमारे रिलीजन को, और बार बार जो चाइनीज़ सेटलर्स है, जो चाइना की पॉपुलेशन के लोग हैं, वो तिब्बत में आके जो है सेटल हो रहे हैं। और इससे जो है गाइस देखो, उनका अपना कल्चर, उनका अपना रिलीजन है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, तो ना ही वो उनको अपना रिलीजन, कल्चर, आइडेंटिटी मेंटेन करने दे रहा था चाइना। कह दिया हाँ ऑटोनॉमी दे रहा हूँ, बट वो अब सप्रेस करता था उनको, और चाइना के लोग जा जाके जो है तिब्बत में सेटल हो रहे थे। ओके जी, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है द चाइनीज़ इन्वेजन 1962। चलो पढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि चाइना ने हमारे इन्वेजन जो 1962 हुआ था, तो उसकी जो है स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या तो हम कहते हैं हमारा दोस्त था, एकदम से ऐसा क्या हो गया। ठीक है, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड देखें तो चाइना ने तिब्बत को 1950 में जब कब्जा लिया, तो उसके बाद से जो है हिस्टोरिकल बफर जो हम दो कंट्रीज के बीच का था वो ख़त्म हो गया। हिस्टोरिकल बफर मतलब होता है एक नेचुरल बाउंड्री जो होती है, या एक नेचुरल आप कह सकते हो एक डिवीज़न जो दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा था हमारा। जैसे कि इंडिया था, फिर तिब्बत था, फिर चाइना आता था, तो तिब्बत एक हिस्टोरिकल बफर। तो तिब्बत क्या था, एक हिस्टोरिकल बफर की तरह। बफर जोन मतलब क्या होता है, जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से अलग कर रहा हो। तो पहले इस तरफ से हमें जो आप कह सकते हो, हम और चाइना जो है हमारा सीधा बॉर्डर नहीं था। क्या था, पहले हमारा कंट्री आ रही है, इंडिया आ रहा है, फिर पूरा तिब्बत था, फिर आ रहा था चाइना। ठीक है, तो अब जब इसने तिब्बत को कॉन्कर कर लिया चाइना ने, तो फिर सीधा हमारे जो है, क्योंकि अब तो तिब्बत चाइना के पास ही चला गया था, तो हमारे बॉर्डर सीधा मिलने लग गए चाइना से। ये स्टार्ट हो गया। फिर जब दलाई लामा जी को हमने 1959 में असाइलम दिया, तो चाइना ने कहा कि हम एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया से। अब हमने उस समय पे क्यों चुप रहे थे 1950 में, और बाद में जो है असाइलम क्यों दिया, क्योंकि जब दलाई लामा जी ने हमें बताया कि इतनी ज़्यादा चाइना जो है उन लोगों को अप्रेस कर रहा है और सप्रेस कर रहा है, तो हम जो है दलाई लामा जी अपने फॉलोअर्स के साथ में इंडिया आके जो है धर्मशाला में सेटल हो जाते। ठीक है जी, इस चीज़ को चाइना ने क्या कहा कि हम एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरा, चाइना ने डिस्प्यूट क्या जो है निकाल के स्टार्ट करा कि जो है एक काम करते हैं, जो ये बाउंड्रीज मार्क्ड है ना हमारी कंट्रीज़ की, वो सही से मार्क्ड नहीं है, ये कॉलोनियल टाइम्स की मार्क्ड है, तो आप इन्हें चेंज करते, तुम्हारे पे से कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो हम बाउंड्रीज दोबारा मार्क करेंगे। बट हमने इंडियंस ने कहा कि नहीं, जो बाउंड्रीज है जो कॉलोनियल टाइम से सेट हो चुकी हैं, कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, तो मतलब उस समय पे हुआ होगा, ब्रिटिशर्स ने कुछ मामले सेटल कर रहे थे, तो कॉलोनियलिज्म टाइम में जो बाउंड्रीज सेट थी वही रहेंगी। अब हम बाउंड्रीज के ऊपर जो है बिल्कुल जो जैसी हैं वैसी रहेंगी, हम इनसे छेड़खानी नहीं करेंगे। जो कॉलोनियल टाइम्स में, यानी कि जिस समय पे इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जो ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, जो उसकी बाउंड्रीज, हम तो उसी को रखेंगे, हमें दोबारा बाउंड्रीज को सेटल नहीं करना है। और चाइना ने क्या कहना शुरू कर दिया, नहीं अब कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, तो हम बाउंड्रीज भी दोबारा लगाएंगे। और दो रीजन को चाइना कहता है कि ये तो मेरा है। एक अकासी चिन एरिया जो हमारे लद्दाख का है, इसको जो है चाइना ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेरा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर नेफा वाला जो एरिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी वाला जो एरिया है, उसको चाइना के बहुत काफ़ी ज़्यादा रीज़न है हमारे अरुणाचल प्रदेश का, वो उसको चाइना कहने लगता है कि ये भी जो है ये मेरे उसमें आएगा, दिस जो है हमारी कंट्री के उसके अंदर आने वाला है। अब चाइना ने 1957 से 59 के बीच में पता है क्या करा, जो हमारा आकाशी चिन एरिया, आई एम अपलोडिंग द फोटोज सो यू कैन सी हियर, उसको कब्जा लिया और यहाँ पे ना एक स्ट्रेटेजिक रोड बना दी। और काफ़ी इतने समय तक तो हमें समझ पता ही नहीं चला था, और इन्होंने स्ट्रेटेजिक रोड बना दी थी, एंड देन वी गॉट टू नो। और स्ट्रेटेजिक रोड का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो। स्ट्रेटेजिक रोड मतलब होता है एक रोड जो अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाती है गवर्नमेंट, सो दैट वहाँ से मिलिट्री आर्मी जो है वो आसानी से मूव कर पाए, और वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आराम से हो पाए। इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिक, यानी कि एक बहुत की मिलिट्री के पर्पज से ये रोड बनी होती है, जिससे जल्दी से कोई भी, जैसे एम्यूनिशन हो गया या एनीथिंग इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो जो है डिलीवर हो पाए, ट्रांसपोर्ट हो पाए। अब ये आकाशी चिन एरिया चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि आकाशी चिन से जो है चाइना के एक शहर से तिब्बत तक की रोड इन्होंने बना दी थी, जिससे ये तिब्बत आसानी से बहुत जल्दी पहुँच जाते थे। तो इसलिए इन्होंने इसे कब्जा के यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड भी बना दी थी। एंड पता है तुम्हें, एक बात है आपकी बुक के अंदर गिवन है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम तक तो हमें पता ही नहीं था, फिर हमें पता चला कि अरे इन्होंने तो हमें जो है इसको हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड जो है वो बनानी शुरू कर दी है। ठीक है जी, तो हमारा आकाशी चिन एरिया को इन्होंने कब्जा लिया। इस बीच में हमारे फिर लीडर्स ने बहुत सारी बातें करी, डिस्कशंस होते थे कि चाइना के साथ में आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और बॉर्डर स्किर्मिशेस भी होती थी, यानी कि बॉर्डर पे फाइट्स भी होती थी। वो मतलब फुल टाइम वॉर में तो कन्वर्ट नहीं हुई, बट येस फाइट्स होती थी बॉर्डर के ऊपर भी। बट जो है फिर चाइना क्या करते हैं, ये देख रहे हो आप कैसे चाइना का रोड रोलर चल रहा है ना, ये वो बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का 1962 का चाइनीज़ इन्वेजन। चाइना क्या करता है, आपको याद रखना
रखना है, ये वो समय था 1962 का जब पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में व्यस्त था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है एक ऐसा पॉइंट था पूरे वर्ल्ड के अंदर जब लोग डर गए थे कि कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर बन जाएगा। आपकी बुक में से ये डिलीट हो चुका है फर्स्ट वाली बुक से कोल्ड वॉर चैप्टर, वरना आप इसके बारे में पढ़ते। तो इट वॉज अ वेरी क्रूशल मोमेंट फॉर एंटायर वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था कि अभी तो भैया यूएसए और यूएसएसआर में जंग छिड़ जाएगी, तो पूरा वर्ल्ड तो उसमें लगा हुआ था। इतने में ही चाइना ने क्या करा, हमारे दोनों डिस्प्यूटेड रीजन से, आकाशी चिन एरिया ऑफ लद्दाख से भी और इधर नेफा वाली साइड से भी, दोनों ही तरफ से हमारे ऊपर अटैक करने शुरू कर दिया, बहुत तेज अटैक करने। और इसकी जो फोर्सेस थी चाइना की, वो हमारी कंट्री के अंदर एंटर करना, इन्वेड करना जो है वो शुरू कर देती है। ठीक है जी। अब क्या होता है जब वो हमारे पे इन्वेड करना शुरू कर देती है, तो इधर हमने लद्दाख की साइड से वेस्टर्न फ्रंट पे तो उनकी आर्मी को रोका ही होता है, यहाँ से अभी हमने रोका ही होता है कि इतने में हमारे फर्स्ट अटैक के अंदर जो चाइना है उसने जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी के एरियाज़ को जो है कैप्चर कर लिया था। फिर इन्होंने इतनी ही देर में एक और अटैक हमारे ऊपर कर दिया कुछ हफ्तों के अंदर, जिसमें चाइना की जो फोर्सेस थी वो असम प्लेन्स तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो वहाँ से तो हम कंट्रोल कर पाते थे लद्दाख के लिए, यहाँ से ये असम के प्लेन्स तक पहुँच चुकी थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राइंग टाइम्स था कि हमारी मिलिट्री जो है फाइट्स हो रही थी, फाइट कर रही थी हमारी मिलिट्री, बट चाइना बहुत मैसिव अटैक प्लान करके एकदम से हमारे ऊपर कर देती है। वी वर नॉट दैट प्रिपेयर्ड। उस समय पे हमें अमेरिका से, इवन ब्रिटिशर से मिलिट्री एड मांगने जाना पड़ता है कि हमारी मदद करो, इस तरीके से चाइना हमारे पे अटैक कर रहा है। और जो है इस समय पे हमारा जो पक्का दोस्त हुआ करता था हमेशा से, सोवियत यूनियन, वो चुप रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें खुद की मिलिट्री को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है। तो चाइना ने इस तरीके से हमारे पे अटैक करा। अब आप सोच रहे होगे फिर क्या होता है जब चाइना असम प्लेन्स तक एंटर कर गया था, तो फाइनली चाइना एकदम से यूनिलेटरल सीज फायर जो है डिक्लेयर कर देता है। यूनिलेटरल सीज फायर का मतलब होता है गाइस कि जब एक कंट्री बिना किसी समझौते के, बिना किसी बातचीत के सामने वाली कंट्री से जिसके साथ उसका वॉर चल रहा है, अपने आप जो है कहते कि ठीक है अब मैं जंग नहीं कर रहा हूँ। यूनिलेटरल सीज फायर मतलब कि ठीक है, वो अपनी सेनाओं को जो ट्रूप्स थे उन्हें वापस बुला लेता है। तो चाइना ने क्या करा, यूनिलेटरल सीज फायर, हमारी भारत की जो सरकार थी उससे हमारे से डिस्कशन किए बिना असम प्लेन्स तक तो ये पहुंच गए थे, इन्होंने यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। और जहाँ से इन्वेजन शुरू हुआ था उस समय पे जहाँ पे चाइना के ट्रूप्स थे वहाँ पीछे ये पहुँचा लेते अपने ट्रूप्स को। तो इससे आप समझ सकते हो कि चाइना ने जब हमारे पे ऐसे अटैक करा तो उस वॉर से हमारा नुकसान भी बहुत हुआ, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारी जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा डेंट हो गई कि हम अपनी कंट्री की रक्षा नहीं कर पाए, हम प्रिपेयर क्यों नहीं थे चाइना की तरफ से और के लिए, हम चाइना को अच्छा समझ रहे थे और ये सांप निकला, ये हमें पता क्यों नहीं था। इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा, हमारा बहुत नुकसान हुआ। इनफैक्ट जो है ये एक ऐसा टाइम था जब लोगों का कांग्रेस पर से आप कह सकते हो कि भरोसा उठा। ठीक है, लोग जो है लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया था नेहरू जी की सरकार के लिए, एंड जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे, जैसे आपको डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन के बारे में बता रखा है, इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि सब उनको लगा दैट इट्स आवर मिस्टेक, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेहरू जी को बहुत क्रिटिसाइज़ करा गया कि वो क्यों चाइना को इतना अच्छा समझ रहे थे या अंडर एस्टिमेट कर रहे थे चाइना को कि वो नहीं हमारे पे अटैक करेगा, एंड जो है मिलिट्री प्रिपेयर हमारी क्यों नहीं थी। फॉर द फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंट मोशन वॉज मूव्ड अगेंस्ट नेहरूज गवर्नमेंट इन लोकसभा, एंड कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें काफ़ी हार देखी थी, और इससे जो है जो हमारी कंट्री का पॉलिटिकल मूड था वो चेंज हो गया। जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में कांग्रेस की डोमिनेंस चल रही थी, ये वो मोमेंट था जब लोगों को समझ में आया नो, हम जो है नेशनल मूवमेंट की लेगेसी पे एक पार्टी को ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें और बेहतरीन लीडर्स की ज़रूरत भी है, उनको भी हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जो हमारे लिए एक अच्छी पॉलिसीज़ बना पाए। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो आपकी बुक के अंदर एक आर्टिकल दे रखा है हिंदुस्तान टाइम्स का इंडियन ट्रूप्स फॉल बैक इन नेफा एंड लद्दाख। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये पुराना हमारा एक प्रिंट है, चाइनीज़ एडवांस पुश्ड एट हेवी कॉस्ट, पूरा यहाँ पे पूरी न्यूज़ दे रखी है। तो ये आपको कुछ क्लिप्स आपकी बुक में लगा रखी होती है। अब इफेक्ट क्या हुआ, हिंदी में भी देखो लिखा हुआ है, चाइना द्वारा वगैरह, हाँ चीन द्वारा नेफा व लद्दाख क्षेत्र में एक साथ जो है हमला, भीषण वो हमला ही लिखा होगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप इफेक्ट्स ऑफ द साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, ये मैप टाइप भी बना रखा है और देखो पूरी जगह दिखा रखी है न्यूज़पेपर के अंदर, उस समय की ये खबर है कि कैसे एकदम से चाइना ने हमारे पर अटैक कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ,
तो इम्पैक्ट क्या होता है इसका, सबसे पहले तो इम्पैक्ट आता है ऑपोजिशन के ऊपर। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिज्म ना एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, तो या तो यूएसएसआर में ज़्यादा चल रही थी और चाइना ने भी अब खुद को कम्युनिज्म बना लिया था। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्ट हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो यूएसएसआर की तरफ वाले कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे और कहते थे कांग्रेस पार्टी के करीब रहना है, और जो प्रो चाइनीज फैक्शन वाले होते थे वो कहते थे कि नहीं, हमें जो है कांग्रेस से इतनी क्लोजर टाई नहीं रखनी, क्योंकि कांग्रेस एक डिफरेंट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक डिफरेंट पार्टी थी, और हमें चाइना के साथ क्लोजर टाइज रखने हैं। तो 1964 के अंदर जब इतना चाइना ने हमारे पे इन्वेड कर दिया, सब हुआ, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि दो पार्टी इसमें डिवाइड हो जाती है। एक तो यही रहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन वाली थी, जो चाइना की फैक्शन वाली थी वो स्प्लिट होकर बन जाती है एम। ठीक है, आफ्टर द वॉर जो ये सीपीआई एम के लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी करा जाता है, क्योंकि ये चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे ना, इस वजह से। चलो, अब इससे हमें समझ में आया कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो है सिस्टर्स हम कहते हैं, वहाँ पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पार्ट बिल्कुल थोड़ा हमारी कंट्री का इस एरिया में है, वो लैटिट्यूड अलग है, वहाँ पे माउंटेन एरिया है और वो थोड़ा आइसोलेटेड टाइप का है, तो हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही हम वहाँ डेवलपमेंट करें इकोनॉमिक हो, ना ही हम अपना पॉलिटिक्स में वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि ये हमारी कंट्री का सबसे की एरिया है, अगर हम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो गलती हो सकती है। जैसे नेफा से अटैक कर दिया चाइना ने, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो दिस रीजन पोज द चैलेंज फॉर नेशनल इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल यूनिटी। तो अब हमें समझ में आया कि हमें इनके ऊपर ध्यान देना होगा। एंड फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हुआ, जैसे मैंने आपको एक पहले फोटो दिखाई थी चाइनीज नेशन बिल्डिंग में कि इतना बड़ा असम ही था, फिर नागालैंड, मिज़ोरम, आपका हो गया मणिपुर, ये सब इनका जो रीऑर्गेनाइजेशन था स्टेट्स का, उस पर करने पे हमने ध्यान दिया, ठीक है। नागालैंड को स्टेटहुड ग्रांट हुई, मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज बनी विद द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, अब साइनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962, थोड़ा सा ब्लर है बट मैं बता देती हूँ क्या लिखा है। तो बहुत साल लगे, मतलब समझ लो 10 साल लग गए चाइना और हमारे रिलेशन को थोड़ा नॉर्मल होने में। 1976 के अंदर जाके हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा रिस्टोर होते हैं, बातचीत दोबारा रिस्टोर होती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी एक पहले फर्स्ट टॉप लेवल लीडर थे जो चाइना विजिट करते हैं 1979 में। फिर लेटर ऑन राजीव गांधी जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नेहरू के बाद में, तो वो विजिट करते हैं, मतलब नेहरू के बाद पहले एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो चाइना गए थे, वो थे कौन? राजीव गांधी जी, ठीक है। सिंस देन द एम्फोसिस इज मोर ऑन ट्रेड। अब उसके बाद से जो चाइना ने ये हमारे साथ किया था, उसके बाद में हम चाइना के साथ जो लिंक रखते हैं ना, वो मोर ट्रेड रिलेटेड होता है, बाकी नहीं होता है। और ये बात आप चैप्टर नंबर 3 कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और साउथ एशिया वाले में पढ़ चुके हो कि कैसे हम चाइना से अपनी जो लिंक है वो ट्रेड तक ही बिल्कुल रखते हैं। अब आता है वॉर, पीस एंड विद पाकिस्तान। अब अपने दूसरे पड़ोसी के बारे में पढ़ते हैं कि चाइना के साथ तो देख लिया क्या डिस्प्यूट हुआ, पाकिस्तान के साथ देखते हैं। तो अगर हम बात करें अर्ली डिस्प्यूट्स ओवर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है वो इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन हो जाता है 1947 में, वो जो होता है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट। इसके दौरान हमारा एक प्रॉक्सी वॉर, यानी कि स्मॉल वॉर कह सकते हो, फुल स्केल वॉर नहीं हुआ था, प्रॉक्सी वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज़ के बीच में। एंड जिसमें क्या होता है, हमारे जम्मू कश्मीर का जो है एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लेता है, बट इट डिड नॉट एस्केलेट इनटू अ फुल स्केल वॉर। अब इस समय पे क्या होता है, यूएन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कश्मीर इशू जिसमें जो है पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के की एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, जब ऐसा पाकिस्तान करता है तो हम इस इशू को यूएन में लेकर जाते हैं कि इसका फैसला यूएन में होगा। अब आगे कश्मीर इशू का क्या होता है वो चैप्टर 8 में पढ़ाऊंगी, 7 में रीजनल एस्पिरेशंस के अंदर। पाकिस्तान एक्शन इज कश्मीर इन्फ्लुएंस इट्स रिलेशन विद बोथ यूएसए एंड चाइना। तो पाकिस्तान ने जो करा कश्मीर में, तो उसका रिलेशन पाकिस्तान का यूएसए से भी पड़ा और चाइना पे भी। तो पहला ये वॉर पाकिस्तान और हमारे बीच में तो हो ही गया, बट डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट वॉर हुआ, प्रॉक्सी वॉर हुआ, इसके बावजूद कुछ एरियाज थे जहां हमने एक दूसरे को सपोर्ट करा और मामला सेट कर लिया पीसफुल नेगोशिएशन से। जो आप कह सकते हो एफर्ट्स वर मेड टू रीयूनाइट वुमेन अबडक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन विद देयर फैमिलीज। तो जितनी वुमेन अबडक्ट हो गई थी, यानी कि किडनैप हो गई थी ना पार्टीशन के समय पे, उनको कि आप अपने अपने घर जाइए, आप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मीडिएट करा था गवर्नमेंट्स ने। और दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी जो है बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक द्वारा, जो जनरल अयूब खान ने और जो है नेहरू जी ने
हमने साइन करी थी 1960 में, उसको हमने शेयरिंग जो थी रिवर वाटर की सही से करी इवन आफ्टर द वॉर और ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है अब एक और हमारा 1965 के अंदर, जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इन अप्रैल पाकिस्तान लॉन्च अटैक्स इन द रन ऑफ कच्छ फॉलोड बाय अ लार्जर ऑफेंसिव इन अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर। तो 1965 के अंदर अप्रैल के अंदर पाकिस्तान क्या करता है, पहले तो हमारे रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का एरिया है वहाँ पे अटैक करता है, फिर जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में अगस्त सितंबर में अटैक कर देता है। इन रिस्पॉन्ड टू कश्मीर ऑफेंसिव शास्त्री ऑर्डर्ड अ काउंटर ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर वेयर इंडियन ट्रूप्स एडवांस क्लोज टू लाहौर। तो उस समय पे लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे एंड उन्होंने कहा कि आप काउंटर ऑफेंसिव करो, हमारी मिलिट्री को ऑर्डर्स दिए कि आप काउंटर ऑफेंस करो, यानी कि आप तगड़ा जो है जवाब दो चाइना पाकिस्तान को। और उसमें जब पाकिस्तान को जवाब दिया तो जो हमारे इंडियन ट्रूप्स थे वो पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गए थे, हमने इन्हें हरा दिया था। यूएन ने फिर इंटरवेंशन करी इसमें और फिर ताशकंद एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, मतलब हमने हरा दिया ना, इन्होंने अटैक करा, हमने इन पे इनकी हम टेरिटरी तक पहुँचे, हमने इन्हें हरा दिया। फिर जब वॉर को ख़त्म करने के लिए कोई एग्रीमेंट साइन होते दैट फाइनली वॉर जो है ख़त्म हो गया है, बट ये देखा चाइना के साथ ऐसा हमारा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप ही यूनिलेटरल सीज फायर कर दी थी। फिर ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है जनवरी 1966 में शास्त्री जी और अयूब खान के बीच में, जो सोवियत यूनियन ने ब्रोकर कराया था, यानी कि सोवियत यूनियन ने आया कि चलो ठीक है अब आप ये एग्रीमेंट करो एंड वॉर ख़त्म करो। तो सोवियत यूनियन ने ब्रोकर कराया था हमारा ये एग्रीमेंट एंड उसके लिए जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो ताशकंद जाते हैं और वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन होता है। वाइल इंडिया इन्फ्लिक्टेड सिग्निफिकेंट लॉस ऑन पाकिस्तान, 1965 वॉर जो है उससे हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई। तो हमने पाकिस्तान को तो हरा दिया इस वॉर के अंदर, बट स्टिल गाइस इससे हमारे पे बर्डन पड़ा क्योंकि वो हमारे डेवलपमेंट का टाइम था, हमें इकोनॉमी इंडस्ट्री लगानी थी, इतना खर्चा वॉर पे हो गया। ऐसा कहा जाता है कोई कंट्री वॉर करती है 10 साल पीछे चली जाती है उसकी इकोनॉमी, तो इससे हमें बहुत लॉसेज हुए। हम जीत गए बट हमारे को इकोनॉमिक लॉसेज इस समय पे हुए थे, ठीक है। और एक चीज़ और हुई थी दैट इसी दौरान जब ताशकंद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उसी दौरान जब वो ताशकंद गए हुए थे तो उनकी डेथ हो जाती है। तो वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन ताशकंद, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर होता है बांग्लादेश वॉर, जिसके बारे में हमने बुक 1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि किस तरीके से बांग्लादेश जो है पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था एंड हाउ वी सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। जब हमारे यहाँ पे रेफ्यूजी प्रॉब्लम हुई थी, बांग्लादेश से रेफ्यूजीज़ आ रहे थे हमारे और हम देख नहीं पा रहे थे कि कैसे अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान। तो बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखें तो द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन इन बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान आपका वो बिगेन होता है 1971 के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो थे वो इंडिया आते हैं, क्रिएटिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो आप मानो कि पाकिस्तान का ये हमने पढ़ा था फर्स्ट बुक के अंदर क्या होता है, ये था हमारा वेस्ट पाकिस्तान जो अभी वाला पाकिस्तान है, फिर इंडिया एंड देन ये जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था। जब इलेक्शंस होते हैं तो ईस्ट पाकिस्तान के जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो जीत जाते हैं एंड वैसे भी जो ये वेस्ट पाकिस्तान था यहाँ पे उर्दू लोग स्पीकिंग लोग या बंगाली स्पीकिंग लोग तो ये अपना कल्चर अपनी जो है इनको बहुत सप्रेस करते थे, बंगाली कल्चर को सप्रेस करते थे, इनको ऑटोनॉमी पावर नहीं देते थे। और फिर जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जब इनके लीडर जीत जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान मेजॉरिटी से जीतते हैं तो ये इनको ही अरेस्ट करवा देते हैं और कोई इनको पावर नहीं दे रहा होता है वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो ये इनके ऊपर मिलिट्री अटैक करते हैं इनके जनरल, और यहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। तो इस वजह से 8 मिलियन लोग जो है इंडिया के बॉर्डर में आ जाते हैं, हमारी कंट्री के अंदर आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इससे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रेफ्यूजी प्रॉब्लम हुई और साथ में ह्यूमैनिटी भी तो होती है, एक इंसानियत भी तो होती है। हम कैसे देखते हैं अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोगों को जो है अत्याचार सहते हुए बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री। तो इसलिए हमने मॉरल और मटेरियल सपोर्ट करा बांग्लादेश को, उनके फ्रीडम फाइटर्स को। और जब हम ऐसा करते तो पाकिस्तान कहता था कि हम तो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का जो है भला ना हो, ठीक है। एंड कहता था कि हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जिससे अलग हो जाए ये ईस्ट पाकिस्तान। इंटरनेशनल डायनामिक की बात करूँ तो अब इस समय पे जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था तो इसको सपोर्ट 2 बड़ी पावर से मिल रहा था, यूएसए से भी और चाइना से भी। ऐसा हमें सुनने में आया दैट यूएस चाइना अप्रोचमेंट हुई थी इन लेट 1960s लेड टू रियलाइंड फोर्स इन एशिया। ये देखो आपकी बुक में एक और चीज़ बता रखी है, हेनरी किसिंगर एन एडवाइजर टू प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना विया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। तो ये देख लो पूरा इनका अपने जो है एक आप कह सकते हो
बातचीतें चल रही थी काफ़ी बड़े लेवल पे कि जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के जो एडवाइज़र थे वो सीक्रेटली चाइना जाते हैं पाकिस्तान से होते हुए। तो वो पाकिस्तान भी रुके, चाइना भी रुके, और उस समय पे वॉर टाइम चल रहा था इंडिया के साथ में। तो उस समय पे खतरा देखो, चाइना से तो हो ही गई थी हमारी दुश्मनी, उधर यूएसए भी हमारे लिए जो है सपोर्ट में इस समय पे नहीं था। फिर आता है हमारा दूसरा दोस्त सोवियत यूनियन, बट स्टिल ये हमारे लिए बहुत नाजुक हालत हो गई थी। टू काउंटर यूएस पाकिस्तान चाइना अलायंस, अब आप मान लो कि चलो पाकिस्तान से तो हम लड़ रहे थे, अब चाइना भी आ गया साथ में और यूएसए भी आ गया। तो ये देखते हुए कि भाई ये इन तीनों ने जो अपना अलायंस टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने 20 साल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर दी अपने दोस्त सोवियत यूनियन के साथ में। हमने कहा हमारे पास भी अपना एक फ्रेंड है, तो सोवियत यूनियन के साथ हमने 20 साल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर दी अगस्त 1971 में। बट इसका मतलब ये नहीं था कि हम उसका वार्सो पैक्ट का मेंबर बन गए थे, हम उसके अलायंस के मेंबर बन गए थे, नहीं। हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी और उसमें ये था कि हाँ हमारी फ्रेंड को जब हम मदद के लिए बुलाएंगे वो आएगा, ठीक है। तो इंश्योरिंग सोवियत सपोर्ट इन केस ऑफ अटैक, तो ऐसे ही होता है। आपने मूवी भी देखी है सैम बहादुर, अभी जो है रिसेंटली जो है बनी है पिक्चर, उसमें कितने अच्छे से दिखाया है कि कैसे जो है बांग्लादेश वॉर में हमारे जो है मिलिट्री ने क्या क्या जो है डिसीजंस लिए एंड हाउ वी वॉन द वॉर। तो वो आपने देखी नहीं होगी तो कभी देखना ज़रूर। तो इस समय पे सोवियत यूनियन हमें बचाने आया था, अमेरिका खिलाफ हो गया था, चाइना तो है ही खिलाफ, हमारे पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, तो सोवियत यूनियन उस समय पे हमारा जो है सपोर्ट में आया था। अब फुल स्केल वॉर ब्रोक हो जाता है दिसंबर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब तुम सोच रहे हो कि हम वॉर में क्यों पड़े, क्योंकि हमको देख नहीं पा रहे थे इस पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो अत्याचार थे, ऊपर से हमारे रेफ्यूजी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमें उन्हें बचाने जाना पड़ता है। एंड इस बीच में पाकिस्तान और हमारा वॉर शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया, हमारी जो इंडिया का पंजाब है, राजस्थान है, वहाँ पे इन्होंने बॉम्बिंग और मानो कि अटैक करने शुरू कर दिए। वाइल ग्राउंड फोर्सेस एडवांस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो एयरक्राफ्ट से ये यहाँ हमला कर रहे थे और ग्राउंड फोर्सेज जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर में पहुँच गई थी। अब इंडिया ने कैसे रिटेलिएट करा, हमने रिटेलिएट करा एयरफोर्स से, नेवी से एंड आर्मी से, हर तरीके से हमने इनको जवाब दिया। इंडियन आर्मी क्विकली एडवांस्ड इन ईस्ट पाकिस्तान रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन। फिर हम एंटर कर जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में और वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि दे वर वेरी हैप्पी कि इंडिया उनकी हेल्प करने आया है, ठीक है। अब विक्ट्री एंड आफ्टर मैच देखे तो विद इन 10 डेज हमारी इंडिया की जो मिलिट्री थी वो सराउंड कर लेती है ढाका को, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की जो आप मानो कि सिटी थी उसको, लीडिंग टू सरेंडर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स। तो इसमें जो है 90,000 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के वो हमारी मिलिट्री को सरेंडर कर देते हैं। एंड तब हमने यूनिलेटर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि चलो ठीक है हम वापस जा रहे हैं, मार्किंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और उसे बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। फिर हमने एक शिमला एग्रीमेंट साइन करा पाकिस्तान के साथ में, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो 3 जुलाई 1972 को जो है ये एग्रीमेंट साइन करते हैं कि फाइनली पीस हो गया, अब कोई वॉर नहीं करेगा, कोई हथियार नहीं उठाएगा। नेशनल सेंटीमेंट एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इस विक्ट्री से हमारा नेशनल सेंटीमेंट काफ़ी बूस्ट हुआ था, क्योंकि चाइना के साथ जो हमने हार देखी थी उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ी हमारी विक्ट्री थी। इससे हमारी इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ बेटर हुई थी मिलिट्री की, वो दिखाई दी कि हमारी मिलिट्री अब स्ट्रांग हो गई है, हमने जो है इतना अच्छा जो है तरीके से डील करा, इतनी यूएसए तक आ गया था इसके सपोर्ट में उस चीज़ को। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी इसके बाद से, क्योंकि हमें जीत मिल गई थी इस वॉर के अंदर। एंड इसकी वजह से जो कांग्रेस की जो छवि जो थोड़ी आप कह सकते हो ना खो चुकी थी, कि जो है वो वापस आनी शुरू हो जाती है इंदिरा गांधी को। फिर अगले इलेक्शंस होते हैं तो बहुत वोट मिलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। अब क्या हो गया, अब आप सोच रहे होगे 5 ईयर प्लान्स का क्या सिस्टम चल रहा है अभी तक। तो देखो इतना खर्चा हमारा वॉर पे हो रहा था, बट स्टिल हमने प्लानिंग जो हमारे 5 ईयर प्लान थे वो अभी बंद नहीं करे थे। अब हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बनाया 1962 में, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज 1965 में बनाया था, जिससे हमने मिलिट्री को मॉडर्न करा। और देखो तो ये हमने बनाया तभी तो हम अगले वॉर को जो है झेल पाए। इंडियाज डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द वॉर्स, इम्पैक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ 5 ईयर प्लान। बट जब हमारा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बहुत हुआ तो ऑब्वियसली हम जो बाकी हमारे काम थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के, उन पे थोड़ा कम ध्यान दे पाए थे, क्योंकि तुम्हें पता है पहली ज़रूरी क्या है कि अपनी कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज को सिक्योर करो। तो दिस वाज द प्रॉब्लम वॉर्स की वजह से जो हमें हुई। अब आता है एक और, आपको बता रखा है पाकिस्तान के साथ जो हमारी कॉन्फ्रंटेशन हुई थी, कारगिल कॉन्फ्रंटेशन। तो ये बुक में बहुत छोटे से बॉक्स में लिखी हुई है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से भी, एंड हमें पता होना चाहिए इसके बारे में भी।
ठीक है। अब कारगिल कॉन्फ्रंटेशन में क्या होता है, 1999 में जो मुजाहिदीन्स थे उन्होंने इंडिया साइड ऑफ द LOC इन द कारगिल रीजन को जो है वहाँ पे पहुँचना और उसे ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स करा, इंडिया सस्पेक्टेड पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्वमेंट एंड बिगेन मिलिट्री ऑपरेशंस टू रिक्लेम द ऑक्यूपाइड टेरिटरी। तो जब मुजाहिदीन्स ने क्या करा था, हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो कारगिल वाला रीजन था उसको जो है ऐसे आके कब्जा करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारी आर्मी ने रिटेलिएट करा एंड इसी को हम कहते हैं कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ये चला था मई से लेकर जून 1999 तक एंड इसमें सिग्निफिकेंट फाइटिंग हुई थी अंटिल 26 जुलाई 1999। 26 जुलाई को इंडिया ने जो इन्होंने हमारी टेरिटरी जो है जिस पे इन्होंने कब्जा कर लिया था लाइन ऑफ कंट्रोल की, उसको जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे उनको दोबारा हमने कब्जे में ले लिया था, रीगेन कर लिया था कंट्रोल को। एंड द कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट द इंटरनेशनल अटेंशन ड्यू टू नेशंस रीसेंट एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। तो कारगिल कॉन्फ्रंटेशन के टाइम में पूरा वर्ल्ड डर गया था कि अरे क्या करेंगे अब ये दोनों कंट्रीज़, इनके बीच में फिर से वॉर टाइप सिचुएशन हो गया, क्योंकि अब हम दोनों के पास में एक न्यूक्लियर वेपन्स था, पाकिस्तान के पास में भी था और हमारे पास में भी था। एलिगेशंस अरोज दैट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो थे वाज अनअवेयर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। पता ही नहीं था कि उनकी मिलिट्री ने इस तरीके से मुजाहिदीन को सपोर्ट करा एंड समथिंग लाइक दैट, लीडिंग टू टेंशंस विद द आर्मी। तो इनके अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में भी टेंशन हुई। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज फॉलोइंग द कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ था कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि कैसे आपने पढ़ा था ना कि इनका बार बार मिलिट्री डेमोक्रेसी हो रहा था, मिलिट्री रूलर ही बार बार चेंज हो रहे थे। तो जो पड़ोसियों के देशों में चल रहा होता है उसका फिर कहीं ना कहीं हमारे पे भी प्रॉब्लम हमें इस वजह से फेस करनी पड़ी थी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। और क्योंकि हम एक न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, हम एक ऐसा नेशन है जिसने NPT साइन नहीं करा था, तो चलो पढ़ते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। तो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है इंडिया का हुआ था मई 1974 में अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरूज विजन फॉर अ मॉडर्न साइंटिफिकली एडवांस्ड नेशन। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी का एक विज़न था, उनकी जो एक मतलब उनका सोच थी कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे पे न्यूक्लियर वेपन हो तो वो साइंटिफिकली एडवांस नेशन हम बन जाएंगे। एंड इसके तहत हम अपना 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। द न्यूक्लियर प्रोग्राम बिगेन इन द लेट 1940s। तो स्टार्ट तो 1940s लेट 1940s में ही हो गया था हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसको लीड करा था होमी जे भाभा ने, एम्ड एट जनरेटिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। तो जवाहरलाल नेहरू जी एंड इवन जो हमारे उस समय के जो लीड कर रहे थे इस प्रोग्राम को न्यूक्लियर एनर्जी के, उनका ये मानना था कि हम एटॉमिक एनर्जी जो अपने लिए बनाएंगे वो पीसफुल पर्पस के लिए बनाएंगे। ठीक है, नेहरू जी अपोज करते थे न्यूक्लियर वेपन्स को एंड एडवोकेट करते थे फॉर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। नेहरू जी कहते थे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को वो सपोर्ट करते थे, डिस्पाइट न्यूक्लियर आर्सेनल राइजिंग ऑफ अदर नेशन। इवन तो ये अमेरिका और USA सब लोग अपनी न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे थे, बट वो कहते थे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब NPT एंड इंडिया की पोजीशन की बात करें तो NPT क्या होती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें कहा गया था कि जिन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले जो है अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो बना लिया, आगे कंट्रीज नहीं बनाएंगी। तो हमारी कंट्री ने, इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे को पता था कि हमें चाइना से खतरा है, तो इसलिए हमें न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमने कहा ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है कि तुमने 5-6 देशों ने बना ली और हमें आगे नहीं बनाने दोगे, तो हम इसको साइन नहीं करने वाले हैं। एंड स्पेशली चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में कर लिया था, तो उसके बाद हमें तो करना ही था। तो इंडिया कैरेक्टराइज इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एज पीसफुल एक्सप्लोजन। जब हमने पहला टेस्ट करा तो हमने कहा ये हमारा पीसफुल एक्सप्लोजन है, और ये न्यूक्लियर एनर्जी हम बना रहे हैं तो वो नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए बनाने के लिए कर रहे हैं। हम न्यूक्लियर वेपन जो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं दैट हम इसको किसी पे फोड़ना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। नो, ये हम किस लिए बना रहे हैं, नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए बना रहे हैं, जिससे हम आगे प्रोजेक्ट्स बना पाए। न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, द टेस्ट अकर ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया। जब ये इतना खर्चा हुआ न्यूक्लियर वेपन बनाने पे, तो इससे इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल और जो है इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ, क्योंकि ये वो समय था जब पूरे वर्ल्ड में ऑयल शॉक चल रहा था, क्योंकि इस समय में 1973 के अंदर अरब इजरायली वॉर हो रहा था। तो आप सोच सकते हो कि जब तेल बहुत ज़्यादा जो है कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन हाई हो जाती है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, डिस्पाइट माइनर डिफरेंसेज अमंग पॉलिटिकल पार्टीज देयर हैज़ बीन अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन इशू ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन।
तो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में चाहे कितना एक दूसरे को मतलब लड़ती नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लड़ती नहीं है, सबको पावर चाहिए, सबके कहेंगे कि मेरी पॉलिसी अच्छी है, तो दे आर कॉम्पीटिंग। तो हमारे यहाँ बहुत कॉम्पिटिशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के इशू, ऑपोजिशन रूलिंग को, रूलिंग ऑपोजिशन को। बट इस बात पे सबका ब्रॉड एग्रीमेंट होता था कि इंडिया को इंटीग्रेशन को हमें ध्यान रखना है, हमें अपने बॉर्डर्स को गार्ड करना है, और नेशनल इंटरेस्ट सब लोग सबसे ऊपर रखते थे। तो इसलिए हमारी कोई भी आगे सरकार बनी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बनी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही 1962 से 71 में, और हम 3 वॉर्स भी देख चुके थे, तो वो हमारी जब भी फॉरेन पॉलिसी बनती है ना, तो हम इन 3 वॉर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं कि हम ये अपने पास में ये चीज़ें देख चुके हैं। तो जब भी हमारे अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, उससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट हमारी आई, उन्होंने जब फॉरेन पॉलिसी बनाई तो सबसे यही 3 चीज़ों को ध्यान में रखा, दैट हमें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, एंड इन 3 वॉर्स को हम ध्यान में रखते हैं, और उसी बेसिस पे हम पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपको बता रखा है। इंडिया हैज़ अपोज्ड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, तो पता है ना तुम्हें, हमने NPT मना कर दी थी कि हम इनको जो है नहीं साइन करने वाले। हमने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि टुवर्ड्स नॉन न्यूक्लियर पावर की, जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, और इससे तो मोनोपोली हो जाएगी 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की। तो इनिशियली 5 न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, और इन्होंने 5 ने मिलकर कहा कि हम एक ट्रीटी बना रहे हैं जिससे अगर तुम चाहते हो वर्ल्ड में ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन ना हो, जापान पे न्यूक्लियर वेपन बॉम्ब गिरने के बाद में पता चल ही गया था क्या होता है, तो इन्होंने कहा आगे से कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। तो हमने कहा ये क्या बात हुई भैया, खुद तो तुमने बना ली और तुम हमें मना कर रहे हो। तो इसलिए हमने NPT जो थी उसको साइन नहीं करा, एंड हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा। इवन हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी साइन नहीं करा था। इन May 1998 इंडिया conducted a series of nuclear tests, asserting its military nuclear capabilities, prompting to Pakistan to follow suit. अब जब हमने May 1998 के अंदर अपने न्यूक्लियर टेस्ट काफ़ी सारे कंडक्ट करे थे, तो और इसके बाद जो है पाकिस्तान ने भी करने शुरू कर दिए थे, तो इस वजह से हमारे पर, पाकिस्तान पर भी और हमारे ऊपर भी जो UN है ना, इंटरनेशनल जो पूरा वर्ल्ड है, उससे काफ़ी सारे सैंक्शंस लग गए थे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट बाद में वो सैंक्शंस हटा लिए गए थे। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की अगर हम अपनी बात करें तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कहती है credible minimum nuclear deterrence and no first use stance and advocating for a global न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, कि हम कहते हैं कि जो भी हम न्यूक्लियर का वेपन का जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ डेटरेंस मेंटेन करने के लिए है। डेटरेंस मतलब आपको पता है ना कि आप अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि कोई कंट्री हमला करने से पहले सोचे। तो आज के समय पे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो कोई कंट्री हमारे पे हमला करने से पहले सोचेगी कि यार ये न्यूक्लियर वेपन केपेबल कंट्री है, अगर हम इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो कहीं ये न्यूक्लियर वेपन ना फेंकते, चाहे हम ना फेंके, बट न्यूक्लियर वेपन केपेबल कंट्रीज़ पे लोग कम हमला इतना नहीं करते हैं फिर। ठीक है, तो हमने डेटरेंस के लिए बनाया, हमने कोई ये किसी पे फोड़ने के लिए नहीं बनाया। हमने ये कहा एंड अडॉप्टिंग नो फर्स्ट यूज़, कि हमने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पहली बारी यूज़ नहीं करेंगे इनको, एंड एडवोकेटिंग फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, और हम हमेशा न्यूक्लियर डिसआर्मेंट को एडवोकेट करते हैं। अब हमारा प्रेजेंट न्यूक्लियर पॉलिसी है ना, जो हमारी प्रेजेंट न्यूक्लियर पॉलिसी है इस समय की, ये तो पुराने टाइम की है ना, नो फर्स्ट यूज़ वाली। अभी फ़िलहाल जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया था, तो वो आपका जो CBSE से PDF मिला था ना एडिशनल वाला, तो वो अब आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट वो है, वो मैं पिन कर रही हूँ, आप उसको ज़रूर रीड करना। बोर्ड एग्जाम में तो आपको चैप्टर में से ही पूछा जा रहा है। तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।